हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ पर मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सो दैट जो मैं आज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप सभी की GIB मई 2021 की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करा दिया है। एंड यहाँ पर आपको पता ही है कि रिज़ल्ट किस तरह के आ रहे हैं। अगर हम 2018-19 की बात करें, 19-20 की बात करें, या यहाँ पर अब 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो अगर हम इंस्टीट्यूशन के रिज़ल्ट की बात करें तो लगभग 17 और 18% रहता है। मतलब अगर 100 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 17 या 18 कैंडिडेट्स पास होते हैं, है ना, और सब कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे हम GIB की बात करें या CIB की बात करें, इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमें टाइम से स्टार्ट करनी होगी और सीरियस होकर प्रिपरेशन करनी होगी, सो दैट यहाँ पर अब की बार जब मई 2021 में एग्ज़ाम होगा तो आप सभी यहाँ पर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ओके, तो उसी कड़ी में ये क्लास नंबर सेकंड है, जहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की क्लास नंबर सेकंड है, जिसमें आज भी मैं आप सभी के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके साथ में डिस्कस करते हुए चलता हूँ, सो दैट आपको वो क्वेश्चन क्लिक हो जाए। एंड एग्ज़ाम में जब उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, एग्ज़ाम में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर टिक करके आएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप GIB की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, एक एक टॉपिक को समझना चाहते हैं, और बहुत सारे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट बैच रहेगा GIB टारगेट बैच मई 2020। इसमें सब्जेक्ट की, चाहे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की हो, अकाउंट्स और लीगल, इन तीनों ही सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बैच जैन से स्टार्ट होने जा रहा है, ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर 180 आवर्स की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और 61 ई बुक्स, इनको गेन करने के लिए और 73% का डिस्काउंट पाने के लिए, जब इसको इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे तो कूपन कोड यूज़ करें Y195, तो इससे आपको 73% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सब कुछ भी आपको बेनिफिट मिलेगा साथ में। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ना। ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है DICGC, इट मींस डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है। और DICGC यहाँ पर फुल्ली सब्सिडरी है किसकी? की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फुल्ली सब्सिडरी है DICGC। DICGC इंश्योर्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अप टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जो भी बैंक डिपॉजिट होते हैं, बैंक डिपॉजिट के ऊपर DICGC इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना, इंश्योर्ड करता है उसको, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, दोनों अमाउंट को। तो कितने रुपए तक यहाँ पर इंश्योर्ड करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें दैट इज 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी की बात करें इट इज 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी की बात करें 4 लाख, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें 10 लाख। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो ध्यान रखना, पहले 1 लाख हुआ करता था, लेकिन जो हमारा लास्ट बजट आया था उसमें हमारे कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर इसको 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। तो अब आपको, जब आपका मई 2021 में एग्जाम होगा और DICGC का ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग वहां पर 5 लाख के ऊपर टिक करके आए, है ना। पहले 1 लाख होता था, लेकिन अब 1 लाख से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। तो जो 1 लाख आंसर टिक कर रहे हैं वो अपने पास में कहीं पर अपडेट कर लें कि ये अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख 5 लाख रुपीस कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that is traded on a local stock exchange of a country but represent a security in the form of equity
दैट इज इशूड बाय ए फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। टिक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर टिक करना है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए कहता है दैट इज नोन एज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इट इज नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इट इज नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, इट इज नोन एज IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाई हिंदी में बताते जा रहा हूँ मैं, आपके साथ में जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। लेकिन जब आप JIB का एग्जाम देने जाओगे, इंग्लिश में अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में जब आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, काफ़ी ईजी होगा यहाँ पर। ओके, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बस मुझे आपकी तरफ से यही चाहिए, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराता जाऊंगा, मेरे साथ में लगातार आप जुड़े रहें, बने रहें, ठीक है। पेपर 1 हो या पेपर 3 हो, बड़े आराम से पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लगातार अगर मेरे साथ में कनेक्ट रहेंगे, आप लगातार मेरे साथ में प्रिपरेशन करते रहेंगे तो डेफिनेटली मई 2021 में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया है इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट 18 to 19% है, और हमारे साथ में जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, हम लोगों का रिजल्ट है 87%। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि आप एग्जाम में पास करें, आपके रिजल्ट अच्छे आए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और मेरे साथ में अपना आंसर शेयर करें। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, है ना, आसान क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कहता है RBI एक्ट 1934। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट आप मेरे साथ में आंसर शेयर करते चले जाओ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंडिया में जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कौन से एक्ट में रेगुलेट होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, RBI एक्ट 1934। कुछ प्रोविजंस RBI एक्ट 1934 में आते हैं और कुछ जो प्रोविजंस हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कवर होते हैं। IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है। IDR क्या है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपनी DR इशू करती है तो उसे IDR कहते हैं, है ना। तो ADR, GDR, IDR भी यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट हैं, लेकिन वो किसी कंट्री को यहाँ पर टारगेट कर रही हैं। लेकिन डेफिनेशन में जो आपसे पूछा गया है वहाँ पर किसी कंट्री की, किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं की जा रही है। वहाँ पर बात की जा रही है किसकी, कि उस सिक्योरिटी को क्या कहते हैं। दैट सिक्योरिटी इज नोन एज डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? डिपॉजिटरी रिसिप्ट यहाँ पर कहा जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। न्यू एंड री इशुएबल नोट्स आर स्टोर्ड इन, ये ब्लैंक आपको फिल करना है यहाँ पर, मेंटेन बाय बैंक्स एज, ये ब्लैंक आपको फिल करना है, ऑफ RBI। यहाँ पर आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें बैंक ब्रांचेस आएंगी और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें एजेंट आएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ पर करेंसी चेस्ट आएगा और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें एजेंट आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें RBI RO आएगा और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें एजेंट्स आएगा। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि अब की बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि 2 ब्लैंक वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए, जहां पर 2 ब्लैंक छोड़े गए थे,
है ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते चलें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आएगा करेंसी चेस्ट, यानी न्यू एंड री इश्यूएबल नोट्स आर स्टोर्ड इन करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट में स्टोर्ड होते हैं, मेंटेन बाय बैंक्स एज ए एजेंट, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि करेंसी चेस्ट के ऊपर जो ओनरशिप है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, लेकिन इस करेंसी चेस्ट को मैनेज कोई बैंक करता है, तो वहां पर जो बैंक उसको मैनेज करता है वो एज ए एजेंट के तौर पर काम करता है, किसके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, जिसमें आपकी एनालिटिकल कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, आपकी जो एनालिटिकल पावर है उसको भी चेक किया जाता है। ए डिक्रीज इन बैंक रेट इज लाइकली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट्स को डिक्रीज कर देता है, तो बैंक्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लैंडिंग के ऊपर, उसके ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बैंक्स के, ऑप्शन नंबर बी कहता है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी कहता है नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दी अबव। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्यों करेक्ट आंसर होगा? जब बैंक रेट डिक्रीज हो जाएगा, है ना, तो बैंक्स को यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेस रेट पर मिलेगा, है ना, और जब यहाँ पर लोअर रेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करेगा, तो हम भी कस्टमर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। बैंक रेट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए पेड बाय बैंक्स टू डिपॉजिटर्स, ऑप्शन नंबर बी कहता है चार्ज बाय बैंक्स फ्रॉम बोरोवर्स, ऑप्शन नंबर सी कहता है चार्ज ऑन इंटर बैंक लोन्स, ऑप्शन नंबर डी की बात करें चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक, और ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कई बार बैंक रेट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, और दोबारा से भी बैंक रेट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बैंक रेट्स की बात करें, तो बैंक रेट्स का काम होता है कि यहाँ पर जो भी लोन कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट इज नोन एज बैंक रेट, है ना। अगर हम आज के समय में बात करें, जो जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल डिस्काउंटिंग करता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंडिंग करता है, या यहाँ पर सीआरआर एसएलआर मेंटेन ना करने पर जो पेनल्टी चार्ज की जाती है, तो उन सब जगह भी, या अगर हम कमर्शियल पेपर की बात करें, कमर्शियल पेपर को डिस्काउंटिंग करने में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ किया जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बैंक रेट, उसको भी, है ना। तो बैंक रेट का आज के समय में जो यूज़ है वो बहुत ब्रॉड लेवल पर हो रहा है ना। पहले तो यहाँ पर जब से रेपो इंडिया में आए हैं, है ना, जब से रेपो रेट है वो इंडिया में आए हैं, उसके बाद से जो बैंक रेट है उसका अलग चीज़ों में काफ़ी यूज़ होने लगा है। तो यहाँ पर अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड बाय आरबीआई ऑन कैश रिजर्व रेशो, है ना, जो सीआरआर बैलेंसेस है, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2007। ऑप्शन नंबर ए कहता है दैट विल बी बैंक रेट, ऑप्शन नंबर बी नो इंटरेस्ट इज अलाउड, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि इक्वल टू सेविंग बैंक रेट यहाँ पर पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है इक्वल टू रेपो रेट, और ऑप्शन नंबर ई कहता है इक्वल टू रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो भी सीआरआर बैलेंसेस बैंक्स किसके साथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, आरबीआई के साथ मेंटेन करते हैं, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको पिक करना है। तो यहाँ पर फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चले जाइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड।
जो भी सीआरआर बैलेंसेस बैंक्स आरबीआई के साथ में मेंटेन करते हैं, जो भी सीआरआर बैलेंसेस बैंक्स आरबीआई के साथ मेंटेन करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट बैंक्स को पे नहीं करता। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पीपीबी के मॉड्यूल ए से मैं आपको करा रहा हूँ। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के मॉड्यूल ए। मैं अभी मॉड्यूल ए को टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मॉड्यूल बी के क्वेश्चन कराऊंगा, मॉड्यूल सी के क्वेश्चन कराऊंगा, मॉड्यूल डी के क्वेश्चन कराऊंगा, मॉड्यूल ई के क्वेश्चन भी आप सभी को कराऊंगा। तो डोंट वरी, पांचों के जो 5 मॉड्यूल हैं उसके क्वेश्चंस मैं आपको मई 2021 तक कराते जाऊंगा। तो इससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजेक्शंस आर कैरीड विद ए व्यू टू रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए कहता है लिक्विडिटी विद द बैंकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी की बात करें प्राइजेस ऑफ एसेंशियल्स कमोडिटीज। ऑप्शन नंबर सी की बात करें कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी की बात करें अफेक्ट द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स। ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो मेरे साथ में आप शेयर करते चले जाइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो जल्दी से बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आसान है। तो करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को जब लगता है में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है और जो फंड है, पैसा है, वो आरबीआई के पास आ जाता है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, पैसा कम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बायबैक कर और फंड इकोनॉमी में आ जाता है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है एज पर दी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो बैंकिंग सिस्टम में या इकोनॉमी में जो मैनेज करने का काम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करके, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलिए फटाफट में आंसर शेयर करते चले जाइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। मनी मार्केट सच ए प्लेटफॉर्म वेयर गवर्नमेंट एंड कंपनीज रेज द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज रेगुलेटेड बाय। इसको रेगुलेट कौन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसको सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी कहता है बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। नंबर सी कहता है कि आईआरडीए इसको रेगुलेट करता है और उसके बाद में पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर मनी मार्केट की बात की जा रही है, तो मनी मार्केट को रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। आरबीआई यहाँ पर मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। और अगर मैं कैपिटल करूं, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम होता है सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया का काम होता है यहाँ पर। ये रहा आज आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 1 मार्क्स जो बैच है वो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी जो यहाँ पर मई 2021 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 4 जनवरी से, वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है ना। आप में से जो अब की बार टारगेट कर रहे हैं कि हमारा मई 2021 का जो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि उनका आपका एग्जाम जेआईबी का क्लियर हो जाए तो इस बैच से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट, इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स। ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्स। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं कोलेटरलाइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं गोल्ड बुलियन।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। भाई ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आपको ये सारे टर्म्स सीखने हैं, कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, कमर्शियल बिल्स क्या होता है, सीबीएलओ क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीबीएलओ, है ना, ये सीबीएलओ कहलाता है। सीबीएलओ के बुलियंस किसको कहते हैं? तो हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट हो, हमारे साथ में लाइव क्लासेस में जुड़े, वहां पर ये सारे टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने में काफ़ी फायदा मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो यहाँ पर अगर की बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट इज गोल्ड बुलियन। जो गोल्ड बुलियन है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, है ना, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन हम अगर कैश मैनेजमेंट बिल की बात करें, कमर्शियल बिल की बात करें या सीबीएलओ की बात करें, ये सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके, तो हमारे साथ में क्लासेस हैं, उसमें कनेक्ट होने के लिए, हमारे साथ में लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और हर टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जो जीआईबी टारगेट बैच है मई 2021, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और इसमें यहाँ पर 61 ई बुक्स भी आपको मिलेंगी। जैसे आप इसमें एनरोलमेंट कराते हैं, कराने पर सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, जिसको गो थ्रू करके आप यहाँ पर, है ना, काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद में लाइव क्लासेस से तो आपको काफ़ी ही, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इस बैच में 73% का डिस्काउंट पाने के लिए और ये सारे लिए कूपन कोड यूज करें Y195। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बैच में एनरोलमेंट कराने का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप करें या अपने मोबाइल में adda247 की जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे JIB के ऊपर। कोर्सेज में फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट में आ रहा है JAIB के ऊपर क्लिक करना है आपको। और जैसे आप JIB के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में देखेंगे JIB टारगेट बैच मई 2021 है। ऑल सब्जेक्ट PPB, AFB, LRB तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इसमें। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये बैच 10,499 का है, जिसमें 180 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, 6 महीने की वैलिडिटी है, टिल आपके एग्जाम तक वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इसमें आपको बेस्ट ऑफर चाहिए तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर कम से कम प्राइस में क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साथ में ई बुक्स मिलेंगी, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका मई 2021 में एग्जाम है उसको पास कराने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आप यहाँ पर जो कूपन कोड है Y195, कूपन कोड याद रखना Y195, ये टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो कूपन Y195 की वजह से जाएगा 7,559 का, 4,500 का एडिशनल डिस्काउंट होगा, 15,000 का जो बैच है आपको 29,930 में मिल जाएगा, है ना। और ये ऑफर आज के लिए है। टोटल 80% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट मेथड है वो यूज़ करके आप तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका GIB का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, अगर आपका क्लियर हो चुका है तो आप CIB के बैच में जितना जल्दी हो सकते हैं एनरोलमेंट करा लें, क्योंकि इसमें बहुत कम सीट बची हैं। इसके लिए आप कोर्सेस में जाएंगे, सेकंड लाइन में नंबर पे क्लिक करें, यहाँ पर है CAIIB के ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप CIB के ऊपर क्लिक करेंगे, टॉप पर आपको मिलेगा CIB टारगेट बैच T1 ऑल सब्जेक्ट, ABM, BFM और रिटेल, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस बैच में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस बैच में आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 1500 क्वेश्चंस होंगे, 135 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। ये बैच 10,999 का है और यहाँ पर इसमें भी आपको ऑफर मिलेगा। और इस ऑफर को आप कैसे यहाँ पर कैश करा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड टाइप करें Y195 और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा 7,919 रुपीज़ का ना। उसके बाद में यहाँ पर 5,000 रुपये का एक डिस्काउंट और है, 16,000 रुपीज़ का बैच आपको 3,079 रुपीज़ में मिल जाएगा। ओके, इसमें अगर आप बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसका बैच भी आपको मिल जाएगा। ये है यहाँ पर, है ना, 4th नंबर पे आप देखेंगे बैंक प्रमोशन एग्जाम है। बैंक प्रमोशन एग्जाम में जो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, आरआरबीज हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमोशन एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ये बैच काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिक ऐसे कवर कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं जिनका एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में, वैसे ये जो बैच है वो 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी और हर लेक्चर की दी जाएगी जो प्रीवियसली क्लासेस हो चुकी हैं, और आगे से जो क्लासेस होंगी सभी लाइव क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। ये बैच 4999 का है। इसमें भी यहाँ पर अवेलेबल है। व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आप कूपन कोड टाइप करें Y195 और अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1399 रुपीज़ में, है ना, कूपन Y195 अप्लाइड आ जाएगा और 86% के डिस्काउंट के साथ में रुपये में बैंक प्रमोशन एग्जाम का पूरा आपको यहाँ पर ये बैच मिल जाएगा। तो ये था यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। और चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे हम के साथ में, तो हमारे साथ में लगातार बने रहें, कनेक्ट रहिए और अपने एग्जाम की जो तैयारी है, चाहे JIB हो, CIB हो, बैंक प्रमोशन एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।